नमस्कार। चाय के रंग कनक के संग में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिन बाद मैं आई हूँ और आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक कहानियों की पुस्तक और भी है राहें प्रकाशित हो चुकी है और मेरे हाथ में आ चुकी है और इसे मैंने अपनी माँ श्रीमती रामकला झा को समर्पित किया है और मैं आज आप सभी को इसकी अपनी कहानियों के कुछ अंश सुनाना चाहूँगी जो मेरी इसमें इस पुस्तक में मेरी 10 लंबी कहानियाँ हैं और 25 लघु कथाएँ हैं। एक दो संस्मरण भी है, लघु कथा के साथ साथ ही उसमें संस्मरण भी है और ये कथा संग्रह है मेरी और भी है राहें, मांडवी प्रकाशन से है। तो मैं इसमें आपको सबसे पहली कहानी है मेरी मातृत्व एक एहसास। इसका मैं आपको कुछ अंश सुनाती हूँ। ये कहानी के सबसे अंतिम समय के जो ये मेरी 5 पेज की है, चौथे पेज के मैं कुछ अंश आपको सुनाती हूँ इस कहानी के। माइक की जोरदार आवाज़ नयन के कानों में पड़ी। बिलासपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। नयन अब प्लेटफॉर्म पर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा क्योंकि सपना को गए हुए काफी वक्त हो चुका था। तभी उसने देखा बच्ची का हाथ थामे सपना आ रही है। दोनों हंसते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिंजरे में बंद पंछी को किसी ने खोल दिया है और वो उड़ने को बेताब है। नयन के पास पहुंचकर भी सपना बच्ची में ही खोई थी। उसकी खुशी का कोई और छोर नहीं था। नयन ने महसूस किया कि बच्ची नए कपड़े पहने हुए थी, बाल भी तरीके संवरे हुए थे, पैर के जूते भी नए थे और वो पहले से ज्यादा प्यारी लग रही थी। नयन ने अपना सपना का हाथ पकड़ते हुए कहा, ट्रेन का समय हो गया है, किसी वक्त भी आ जाएगी। अपना सूटकेस और लाल वाला बैग पकड़ लो। मेरे पास तो पहले से ही 2 सूटकेस हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। नयन दोनों सूटकेस लेकर आगे बढ़ गया। कुछ कदम जाकर जब पीछे मुड़ा तो सपना को यूं ही चढ़वत पाया। सपना सपना उसने जोर से आवाज लगाई पर सपना को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी सारी चेतना जैसे कहीं खो गई थी। नयन ने झल्लाते हुए कहा, सपना तुम्हें बिलासपुर नहीं जाना है, मैं तो तुम्हें बस छोड़ने आया था। सपना ने अपना नहीं में सिर हिला दिया और धम्म से बेंच पर बैठ गई। नयन भी उसके बगल में आके धीरे से बैठ गया। दोनों शांत भाव से बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रेन भूपू की आवाज के साथ छुक छुक करती हुई अपने गंतव्य की ओर निकल गई। नयन ने सपना की तरफ देखकर धीरे से कहा, अब घर चलें? सपना ने हाँ में सिर हिलाया। वे लोग और नयन के पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें देखते ही स्टेशन मास्टर ने कहा, अरे आप लोग गए नहीं? बिलासपुर वाली ट्रेन तो 1 घंटा पहले ही चली गई। नयन ने कहा, हम इस बच्ची को आपके पास छोड़ने आए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। कौन थी वो बच्ची? कौन थी सपना? कौन है नयन जिसने अपनी ट्रेन भी छोड़ दी? इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरी कहानी पढ़नी होगी, मातृत्व एक एहसास। दूसरी कहानी है मेरी और भी है राहें। ये कहानी मुझे बहुत पसंद है और इसी कहानी के नाम पर मैंने अपनी किताब का नाम भी रखा है, और भी है राहें। और ये भी कहानी मेरी 5 से 6 पेज की है, लंबी कहानी है। इसके दूसरे पेज की मैं आपको कुछ लाइनें सुनाती हूँ। शालिनी माथुर ने अपने घर के सारे काम का जिम्मा रेशमा को दे रखा था, पर किचन में मसालों के साथ खेलना उनको बड़ा अच्छा लगता था। मसालों के साथ तो उनकी यारी दोस्ती थी। उनके हाथों की बनी सब्जियों से जब खुशबू आती तो मन ही मन मुस्कुराकर मसालों को धन्यवाद देती। सब्जी काटने का भी उनका एक अलग अंदाज था। कौन सी सब्जी को कितना बड़ा काटना है, किसको कितना छोटा, इन सबका उनका एक अलग नाप था। कौन सी दाल में कितना पानी, कितनी सीटी देनी है, ये तो था ही। और फिर सभी दालों में अलग अलग छौंक भी इस्तेमाल करती थी। उनके पति का जब तक साथ रहा तब तक वो बड़े चाव से खाना पकाती थी। उनके पति सिद्धार्थ माथुर उन्हें शालिनी शेफ कह के पुकारते थे।
कभी कभी रेशमा उनसे कहती, मेम साहब मुझे भी खाना बनाना सिखा दीजिए। तो शालिनी माथुर बड़े प्यार के अंदाज में कहती, तेरे साहब तो स्वर्ग की टिकट काट कर मुझे अकेला छोड़कर चले गए और दोनों बेटों ने विदेश में ही घर बसा लिया। अब तू ही बता कि मेरी सब्जी की तारीफ कौन करेगा। दोनों फिर हंसने लगते। हंसी मजाक में ही बात खत्म हो जाती। इसी कहानी का अंतिम पेज है, 6वां पेज जो है इसका। रेशमा सोचने लगी, क्या हो गया है मेम साहब को। वो उनका ख्याल तो खूब रखती थी, पर हमेशा उन्होंने एक दूरी बना के रखा था। आज तो उन्होंने हमें सीने से ही लगा लिया है। यह है मेरी, कौन है रेशमा, कौन है शालिनी माथुर, और उसने क्यों सीने से लगा लिया रेशमा को। इसे भी पढ़ने के लिए आपको मेरी कहानी पढ़नी होगी। एक और कहानी है मेरी, नन्हे कदम। इसके भी शुरुआत के चार लाइन सुनाते हैं। हम शुरू की। आज पायल के यहाँ किटी पार्टी है। सुबह से ही सोच रही थी कि क्या बनाऊं। तभी उसके दिमाग में आया कि मेरे हाथ की पुडिंग सभी को बहुत पसंद है। अब नमकीन के लिए उसने सोचा कि दिसंबर का महीना है तो टिक्की चाट भी ठीक ही रहेगी। अब उसका मेनू तैयार था। वो जैसे ही किचन में जाने के लिए उठी तभी फोन की घंटी बजी। उसकी सविता मासी यानी कि मौसी का फोन था। सविता मौसी उसे बहुत प्यार करती थी। जब पायल का जन्म हुआ था तब मौसी कॉलेज में पढ़ती थी। वो मौसी के साथ ही ज्यादा रहती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तब मौसी के साथ खूब खेलती थी। मौसी के पसंद के कपड़े पहनना, मौसी के साथ खाना, मौसी के साथ सोना और टीवी के रिमोट के लिए झगड़ना। जब बदमाशी करती तो डांट भी मौसी से ही पड़ती थी। फिर 1 घंटे के लिए रूठना, रोना, फिर दोस्ती भी कर लेना। कुछ ऐसा ही रिश्ता था उसका मौसी के साथ। इसी के एक पेज का है। सोमवार से फिर वही चीनू का टीवी पे कार्टून चैनल देखना और पायल का घर के कामकाज के साथ मोबाइल में व्यस्त रहना। फिर शाम को चीनू को लेकर सोसाइटी के पार्क में जाना और वहां भी सभी का बच्चों पर ध्यान कम और आपस में एक दूसरे के ड्रेसेस की तारीफ करना, इधर उधर की बातें करना। घर आते ही चीनू का दूध पी के सो जाना। अब पायल की मौसी भी शादी से लौटकर आ चुकी थी। सविता मौसी चीनू के लिए बहुत चिंतित थी। उसने सतीश को फोन पर जल्दी आने को कह दिया और पायल के घर पहुंच गई। क्यों चिंतित सविता मौसी? क्यों चिंतित थी पायल के 1.5 साल के बेटे के लिए? और क्यों उसने फोन करके वो पायल के घर पहुंची और फोन करके क्यों बुलाया? क्या समझाना चाहती थी वो? सतीश को भी बुला ली। तो इसके लिए पढ़िए मेरी कहानी नन्हे कदम। और इसके आगे की मेरी कहानी है पंख। इसके भी कुछ अंश आपको सुनाती हूँ। शर्मा साहब आज सुबह से ही बहुत खुश थे। आज उनके तीनों बच्चों के वार्षिक परिणाम आने वाले हैं। दोनों बच्चों में बड़ा बेटा निखिल 15 साल, बेटी 13 साल, दोनों के बारे में सोचकर आज उनका सीना चौड़ा हुआ जा रहा है। उनका छोटा बेटा साहिल 10 साल हमेशा अपनी माँ के आसपास ही रहता था। पढ़ाई में थोड़ा मध्यम ही था। शर्मा जी को हमेशा यही लगता था कि साहिल उनकी प्रतिष्ठा को कम कर देता है। वो उसे बुद्धू तो कभी मंद बुद्धि कहकर बुलाते थे। साहिल तो आज अपने पापा के सामने जाने से भी कतरा रहा था। सुबह 9 बजे सभी को स्कूल पहुंचना था। शर्मा जी, निखिल और काजल एक साथ बाहर निकलने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, अरे तुम्हारा लाडला नहीं जाएगा क्या? उसे प्रिंसिपल साहब घर में रिजल्ट देने आएंगे। हा 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 हा। तीनों के जोर से हंसने की आवाज आते ही साहिल मां से लिपट गया। उनकी पत्नी एडवोकेट सीमा शर्मा ने उनसे कहा, तुम लोग जाओ, मैं इसे लेकर आती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे घर में 2 पार्टी बन गई है। ये शुरुआत है इस कहानी की और इसका अंत सीमा ने कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, कल के पूजा का बहुत सारा चढ़ावा रखा हुआ है, आप भी चलिए। मंदिर से लौटते वक्त शर्मा साहब ने सीमा से कहा,
जानती हो आज मैंने भगवान से क्या मांगा? सीमा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? शर्मा जी ने भर्राई आवाज में कहा, हे भगवान, हर माता पिता को साहिल जैसी संतान जरूर देना। सीमा गर्व से मुस्कुराकर शर्मा जी को देख रही थी। आज उसे अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा था। क्यों? जो उनकी प्रतिष्ठा को कम करता था, आज उसी साहिल पे उन्हें इतना प्यार क्यों आ रहा था शर्मा जी को? पूरी कहानी इसे जानने के लिए मेरी कहानी पंख जरूर पढ़िए। मेरी एक और कहानी है, एकाकी परिवार। लिपिका के आंसू आज थम नहीं रहे थे। वो किनारे बैठकर सोच रही थी कि जब उसकी सासू माँ उसे देखने आई थी तो कह रही थी कि मुझे तो कामकाजी बहू चाहिए, पर आज जब दादी बन गई है तो परेशानी नहीं समझ रही है। रवि की दादी ने रिश्तों की डोर को बांध के रखा है। और इसी कहानी का एक अंश और है छोटा सा। साकेत को जब माँ से प्यार नहीं मिलता है तब उसे अपनी दादी की याद आती है, पर रीमा को अपनी आज़ादी प्यारी है। वो सासू माँ के साथ तालमेल बिठाना नहीं चाहती है। रिश्तों की डोर में बंद के रहना उसे पसंद नहीं है। कौन है रीमा? कौन है साकेत जो साकेत दादी के पास का प्यार पाना चाहता है और रीमा उसे को पसंद नहीं है? और शशांक और लिपिका चाहती है कि उसकी दादी रहे, शशांक की देखभाल करे, पर उसकी दादी को यहाँ रहना पसंद नहीं है। उसे यहाँ मन नहीं लगता है। क्या है ये कहानी? लिपिका कौन है? शशांक कौन है? रवि कौन है? साकेत कौन है? रीमा कौन है? इसे जानने के लिए मेरी कहानी सुनिए, देखिए एकाकी परिवार, और आपको ऐसा लगेगा जैसे सच की बात है, सच्ची बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और थोड़ा सा आसमां, एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपना सारा जीवन घर परिवार में गुजार दिया। घर की चार दीवारी से उसे बहुत प्यार था। बच्चों का टिफिन, खाना पीना, पति के फरमाइश, यही सब में वो लगी रही। अचार बनाना, पापड़ बनाना, बड़ी बनाना। पर उसे जब कुछ मिलना था तब उसे क्या मिला? अकेलापन। इसकी मेरी कुछ पंक्तियां हैं। कहते हैं कि लकड़हारा जब जंगल में जाता है, जिंदगी ज्यादा कुछ तो नहीं मांगा था जिंदगी से, बस इतना ही तो चाहती थी कि छुट्टियों में बहू और मेरी पोती आए और मेरे घर के आंगन में खेले, मेरा घर आंगन में कुछ दिनों के लिए गुरनार हो जाए। बहुत सरल स्वभाव की थी मेरी माँ। घर की चार दीवारों से उसे बहुत प्यार था, पर उसे ये छोटा सा आसमां भी नसीब नहीं हुआ। सब कुछ तो था उसके पास, घर, रुपया, पैसा नहीं था तो मन्नत, उसका मन्नत वाला बेटा जो उसका होकर भी उसका नहीं था, कहीं खो गया था। कहते हैं लकड़हारा जब जंगल में जाता है तो जो पेड़ सबसे सीधा होता है उसे पहले काटता है। आड़े तिरछे पेड़ पर उसकी नजर बाद में जाती है। वो समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब वापस नहीं आएगा। उसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। ये भी है। तो आज इतनी ही कहानियां हैं और अगले दिन मैं आपको इसकी और कहानियों के अंश सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी के अंश पसंद आ रहे होंगे। और अभी ये मेरी किताब अमेज़न पे है और इसमें आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी कहानियों के अंश कैसे लगे, मेरी कहानी के बारे में जिज्ञासा हुई कि नहीं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। धन्यवाद। और अगले मुलाकात में मैं अपनी और कहानियों के अंश भी आपको सुनाऊँगी। धन्यवाद। चाय के रंग कनक के संग में आप लोगों से विदा ले रही हूँ और जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।